हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजन बारोई फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। फिर से एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज का जो वीडियो है स्पेशली फॉर एचएस सेकेंड ईयर कॉमर्स के लिए, बिकॉज उनके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो बेसिकली आप लोगों को तो पता ही है कि आप लोगों का बोर्ड का तो एग्जाम नहीं, एक्चुअली बोर्ड से नोटिफिकेशन मिला है आप लोगों को कि दिसंबर में आप लोगों का स्पेशल प्री फाइनल एग्जाम होने वाला है। नोटिफिकेशन मिलने के बाद से ही स्टूडेंट लोगों के अंदर डर पैदा हो गया कि अभी कैसे पास किया जाए, नोट्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इसके लिए झमेला चल रहा है, टेंशन चल रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए स्पेशली कुछ क्वेश्चन मैंने पिक किया है जिसको मैं कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा। मतलब बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ ये सब मतलब सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था एचएस का, उसी में से मैंने पिक किया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करते वन बाय वन विथ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स अगर आए आपको एग्जाम में, ठीक है। दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाट नेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। एक पार्ट होता है किसका, दैट इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो था उन लोगों का क्या होता है, पार्ट होता है। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका है, पहले ही बताया था। तो उन लोग मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंट होता है क्या आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा बेसिस में बनाया जाता है या यहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसा टाइप का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा, यहाँ पे रिसीव रिकॉर्ड किया जाता है ओनली रिवेन्यू नेचर। रिवेन्यू नेचर मतलब द एक्सपेंसेस एंड इनकम व्हिच आर फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लिए जो भी एक्सपेंसेस और इनकम आता है वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इट इज जस्ट लाइक व्हाट, आप लोगों को पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप लोग एचएस फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था कि ना, तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था सेम वही, मतलब वही इसी का रेप्लिका है, बोल सकते हो रेप्लिका है। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन आता है, ओनली रिवेन्यू नेचर। रिवेन्यू नेचर मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लेते हैं, जैसे एग्जांपल डेटर्स, क्रेडिटर्स, जैसे क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेस, ठीक है। ये सब ट्रांजैक्शन शॉर्ट पीरियड के लिए जो भी होता है, स्टेशनरी परचेस, ठीक है। देन आपका और क्या क्या आइटम आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट। देन आपका आ जाएगा एनुअल एक्सपेंसेस, एनुअल मीटिंग डे एक्सपेंसेस, वो टाइप का एक्सपेंसेस या इनकम क्या आता है, यहाँ पे आता है। तो इट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ revenue nature, that is revenue expenses and revenue income, ठीक है, done। then sorry, next on admission, ये आपका हो गया कहाँ से, एडमिशन वाला चैप्टर से आ गया क्वेश्चन। ऑन एडमिशन अनरिकॉर्डेड एसेट brought into account are credited to dash account। तो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर था आप लोगों का, ठीक है, वहां में कौन सा टॉपिक था, एडमिशन ऑफ पार्टनर करके एक टॉपिक है आप लोगों का। क्या करके टॉपिक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो एक बात ऐसा भी बन जाता है, रिकंस्ट्रक्शन कब होता है, एडमिशन के टाइम पार्टनर का, ठीक है। तो अभी बोला है अगर किसी का एडमिशन के समय, सपोज पकड़ लीजिए एग्जांपल, मेरा एक फॉर्म है, वहां पे मैं किसी को नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मेरा फॉर्म में, तो एट दैट टाइम मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पता ही है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम लोग क्या बनाते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन या डेथ, सॉरी रिटायरमेंट एंड डेथ हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वहां पे अगर हम लोग को कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। नाउ अभी अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट ऐसा एसेट होता है मतलब जिसको प्रीवियसली आपका जो बैलेंस शीट होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट, वहां पे उसके बारे में लिखा नहीं होता है।
या रिकॉर्ड किया नहीं होता है, ठीक है। तो जब उसको मतलब हम लोग रिव्यूलेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तब हम लोग को जाके पता चलता है अरे भाई हम लोग के पास तो एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है या टाइपराइटर पड़ा हुआ है, जिसके बारे में मतलब जिसका हिसाब हम लोगों ने क्या नहीं किया था, अकाउंट्स में डाले नहीं थे, ठीक है। तो वही अनरिकॉर्डेड एसेट जब हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे, मतलब उसका अकाउंट उसको अकाउंट्स में लाएंगे, तो कहाँ पे जाकर वो क्रेडिट होगा, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। देन आपका इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या जो भी हो, या पॉज या बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, मैं रफ करते जाता हूँ एक एक करके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका कंपनी वाला चैप्टर से आया क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए कंपनी कैन इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट ओनली इफ एट डैश ईयर हैज elapsed since the company entitled to commence the business। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया है एक कंपनी कब डिस्काउंट में क्या कर सकते हैं, शेयर्स को इशू कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है, कंपनी 3 पैटर्न से क्या करते हैं आपका शेयर को इशू करते हैं। दैट इज इशू ऑफ शेयर एट पार। पार का मतलब क्या होता है, पार का मतलब एक शेयर का, सपोज एग्जांपल पकड़ लीजिए, नाउ शेयर इज व्हाट, पहले तो आपको शेयर को पता चलो, इसको समझने से पहले शेयर क्या होता है वो तो पता होना चाहिए। तो देखिए शेयर कुछ नहीं होता है, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट होता है ना, या टोटल पकड़ लीजिए एक एप्पल या जो भी मतलब एक बॉल है, ठीक है, उसका जो टोटल कैपिटल होता है, सॉरी फ्रॉम मिस्टेक हो गया मेरे से, दैट इज कैपिटल जो होता है, ठीक है। कंपनी का जितना कैपिटल होता है उसी कैपिटल को अगर आप छोटे छोटे टुकड़े में पार्ट कर दोगे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में पार्ट कर दोगे, से एग्जांपल कंपनी का कैपिटल था 50 लाख, ठीक है, 50 लाख। इस 50 लाख को आप लोग क्या करने वाले हो, या 5 लाख था पकड़ लीजिए, 5 लाख था, इसको आप लोग क्या करने वाले हो, शेयर में डिवाइड करने वाले हो। तो कैसे डिवाइड करोगे, दैट इज 50 लाख को 10 रुपया का शेयर में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज कितना हो जाएगा, ऑफ रुपीज 10। इसका मतलब टोटल कैपिटल कंपनी का था 5 लाख, टोटल कैपिटल था कंपनी का 5 लाख, इसको आपने डिवाइड किया कितना में, 50,000 शेयर में डिवाइड किया ऑफ रुपीज 10। तो शेयर इज नथिंग बट स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल। जो कंपनी का टोटल कैपिटल होता है, उस कैपिटल का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है, उस टुकड़े को क्या कहा जाता है, आपका शेयर कहा जाता है। तो अभी कंपनी, आप लोगों को देखिए, कंपनी एक छोटा मोटा चीज नहीं होता है। कंपनी का बात जब भी आएगा, कंपनी क्या करते हैं, कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए। जैसे एग्जांपल रिलायंस जियो एक कंपनी, ठीक है, देन आपका उसके बाद और एग्जांपल दे देते हैं वोडाफोन, जो आप लोग टेलीकॉम का है ना, वो भी एक टेलीकॉम वाला कंपनी है, वीआई, ठीक है। तो इन लोगों को क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली देखिए, उन लोगों के पास रिसोर्सेस होने के बाद भी खुद का पैसा तो सभी इन्वेस्ट नहीं करते ना, या सफिशिएंट नहीं होता, इनफ नहीं होता, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं मार्केट में, जिसके द्वारा वो लोग क्या करते हैं, अपने कंपनी के लिए फाइनेंस पैसा रेज करते हैं। तो एक कंपनी, ये जो मैंने बोला है 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 इंच, इसको 3 तरीके से इसके लोग इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या फिक्स किया है, मेरा 50,000 शेयर है, हर एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपये करके है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर मेरा कितना है, इतना, और टोटल नंबर ऑफ मेरा टोटल कैपिटल कितना है, 50 लाख, सॉरी 5 लाख टोटल कैपिटल, शेयर मेरा कितना है 50,000 ऑफ रुपीज 10। तो कंपनी इसी शेयर को, ये 10 रुपया का शेयर को 3 तरीके से बेच सकता है। एक जो इसका दाम है, एक्चुअल दाम, ठीक है, उसी में बेचेंगे। तो जब एक्चुअल दाम में बेचेंगे उसको बोलते हैं शेयर इश्यू एट पार, ठीक है। जो एक्चुअल दाम है उसी में अगर बेचेंगे तो उसको क्या कहते हैं, शेयर इश्यू एट पार। अगर ये 10 रुपया का कमती से, मतलब 10 रुपये से अगर कम में बेचेंगे तो उसको क्या कहते हैं, सपोज शेयर का दाम था 10 करके, वो लोग इशू करेंगे कितना करके, 9 करके। तो ये हो गया इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इज इट क्लियर, इश्यू ऑफ शेयर
एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे कंपनी का लॉस हुआ, याद रखना, जब भी कंपनी शेयर को डिस्काउंट में इशू करेंगे कंपनी का लॉस होगा, बिकॉज 10 रुपया का शेयर था, वो लोग बेच रहे हैं कितने में, 9 में, तो कंपनी का लॉस कितना होगा, 1 रुपया करके लॉस होगा, कितना शेयर में, 50,000 शेयर में, दैट इज 1 into 50,000 करने से 50,000 का कंपनी का लॉस होगा अगर वो लोग डिस्काउंट में इशू करते हैं। तो जब भी कंपनी डिस्काउंट में इशू करेंगे कंपनी का क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर? देन और एक कंडीशन होता है, थर्ड नंबर कंडीशन, दैट इज आपका होता है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो अभी देखिए एक्चुअल दाम था शेयर का कितना, 10 रुपया था ना, अगर यही शेयर को कंपनी 11 रुपये में इश्यू करे तो इसको क्या कहा जाता है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो कंपनी जब इसी शेयर को 11 रुपये में इशू करेंगे तो कंपनी को उसको क्या कहा जाता है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और जब भी कंपनी शेयर्स को प्रीमियम में इशू करते हैं कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर? ये आप लोगों को याद रखना है, अगर डिस्काउंट में इशू करेंगे तो लॉस होगा, प्रीमियम में इशू करेंगे तो प्रॉफिट होगा। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था एक्चुअली डिस्काउंट में कंपनी शेयर इशू कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, और कब इशू कर सकते हैं कंपनी। तो एक कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट only if that share has elapsed since the company entitled to commence the business। एक कंपनी कब जाके डिस्काउंट में, आपका सेकंड नंबर कंडीशन जो है इसमें जाके ये लोग क्या कर सकते हैं, शेयर को इशू कर सकते हैं। कब जाके इशू कर पाएंगे, तो आपको याद रखना है कंपनी जब स्टार्ट, सपोज मेरा एक कंपनी है, मैंने इस साल ही में इसको स्टार्ट किया है 2021 में, अभी मैं शेयर इशू करने वाला हूँ या करना चाहता हूँ, तो मैं क्या डायरेक्ट शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकता हूँ, नो, ये अलाउ किया गया नहीं है। जो सेबी का गाइडलाइंस है, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइंस है, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट का जो जिसको मतलब रेगुलेट करता है सेबी, उसका गाइडलाइंस है कि एक नया कंपनी, ठीक है, एक नया कंपनी तुरंत जब मतलब उसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, दैट इज कमेंसमेंट होता है, मेरा कमेंसमेंट कितना, कौन सा साल में हुआ, 2021 में, तो उसी साल में वो क्या नहीं कर सकता है, शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता। लेकिन मैं कर पाऊंगा, कब जाके कर पाऊंगा, मैं नेक्स्ट ईयर 2022 में जाके मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकता हूँ। इट मींस एक कंपनी, नया कंपनी एक साल जाने के बाद ही क्या कर सकता है, शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा आपका आंसर, आपका बैठ जाएगा आंसर 1 ईयर, ठीक है, इज दैट क्लियर, 1 ईयर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट से आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेरा फंडा हमेशा से ही रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हो गया, तो इसको मैं रफ कर दूंगा बाद में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अभी, इफ ए पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट सच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक अलग चैप्टर से आया है, दैट इज चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दो अलग अलग चीज होता है। आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज डिसोल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है तो समझ लीजिए पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है यहां से। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ, बेसिक फंडा जो आप लोगों को याद रखना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कुछ भी लिख सकोगे आप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है भाई। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला है मैंने, और यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है क्या, क्या डिफरेंस है, कुछ बोल सकते हो आप लोग, बोल रहा है तो। देयर इज अ डिफरेंस। देखिए पार्टनरशिप का बात जब भी कहा जाता है
ठीक है, आप लोगों को पता है पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप में 2 से ज्यादा पार्टनर होता है, 2 या उससे ज्यादा पार्टनर होता है। ठीक है, तो हम लोग रिकंस्टिट्यूशन कब करते थे? रिकंस्टिट्यूशन जब होता है मतलब पुनर्गठन, जिसको कहा जाता है पुनर्गठन, कब होता है? जब कोई पार्टनर नया बिजनेस में आता है, एडमिशन, जब कोई पार्टनर बिजनेस से चला जाता है, रिटायरमेंट, या किसी का डेथ होता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो तीनों केस था, कौन सा केस? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। मैंने आप लोगों को करवाया है, जब मैंने अकाउंट्स करवाया था आप लोगों को याद होना चाहिए बिजनेस क्या बंद हुआ था क्या? एडमिशन के बाद भी तो बिजनेस चल रहा था ना, रिटायरमेंट के बाद भी क्या हुआ था? बिजनेस चल रहा था, एंड डेथ के बाद भी क्या हो रहा था? बिजनेस चल रहा था। इसका मतलब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, बिजनेस बंद नहीं होता है। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूस। जब डिसोल्यूशन ऑफ क्या होगा? पार्टनरशिप होगा, आपका जो बिजनेस होगा वो बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब होगा तो आपको याद रखना होगा टोटली वाइंडिंग अप होता है कंपनी का। मतलब वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कंपनी का शटडाउन। कंपनी एक बार से मतलब पूरा एक बार के लिए मतलब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, कंप्लीटली बंद हो जाएगा। तो दैट इज द बेसिक। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस चलता रहता है, खत्म नहीं होता, लेकिन जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, बिजनेस क्या हो जाएगा? एक बार के लिए पूरा बंद हो जाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। देन सेकेंड पॉइंट क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बिजनेस का वो कंटिन्यू करता रहता है, कंटिन्यूस। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब देखिए जब हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते थे, ठीक है, या एडमिशन के टाइम में जो अकाउंट बनाते थे, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम में, तब क्या होता था? हम लोग सीडीबीडी करते थे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीडीबीडी। और सीडीबीडी करने का मतलब क्या है? सीडीबीडी करने का मतलब है बिजनेस चलता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम में बिजनेस चलता रहता है, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट भी चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो बंद हो जाएगा। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिसकंटिन्यू, एकदम के लिए क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट एक बार से क्लोज हो जाएगा। कौन मैसेज कर रहा है भाई? शिट, सॉरी, इसी पर कौन मैसेज कर रहा है? साइलेंट कर लेता हूँ। चलिए, तो 2 पॉइंट हो गया डिफरेंस का। 5 मार्क आप लोगों को देने वाला हो, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है ना, इसमें क्या होता है? हम लोग, मैं बोल रहा था, क्या अकाउंट बनाते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कौन सा अकाउंट बनता है हम लोगों का? रिवोल्यूशन अकाउंट। बट जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आएगा, उस वक्त हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? दैट इज रियलाइजेशन। तो यही डिफरेंस है ब्रो एंड सिस्टर्स, समझ लीजिए। तो डिफरेंस कहाँ पे है? यही पे है डिफरेंस। दैट इज हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ पे? कब? जाके बिजनेस जब बंद होने वाला होता है। और बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट जब बिजनेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके साथ ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने बनाया। देखिए, इफ ए पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट सच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसके साथ रिलेटेड है? आपका रियलाइजेशन अकाउंट के साथ, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के साथ रिलेटेड है। जहाँ पे क्या होता है, कभी कभी बिजनेस बंद हो जाएगा ना, जब बिजनेस बंद होने के टाइम में क्या होता है, आपका जो पार्टनर है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं? कुछ क्या कर सकते हैं? एसेट लेके जा सकते हैं बिजनेस का। तो इफ ए पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट अकाउंट सच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज, इसके साथ रिलेटेड
किसके साथ? डिसोल्यूशन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, नाउ अभी सपोज पकड़ लीजिए बिजनेस बंद होने वाला है। ठीक है, तो बिजनेस बंद होने वाला है, मैंने क्या किया एज ए पार्टनर, बिजनेस से मैंने कुछ एसेट लेके चला गया। सपोज बिजनेस का फर्नीचर है, मशीन है, फैन है, एसी है। बिजनेस मेरे को पैसा देने का, बिजनेस को सॉरी देखिए वाइंडिंग अप क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस बंद क्यों होता है? बिजनेस बंद तभी होता है जब बिजनेस को हम लोग चला नहीं सकते, जब बिजनेस का कॉन्टिन्यूअस लॉस हो सकता है, लॉस हो रहा है, बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड नहीं, तभी तो हम लोग बंद करते हैं ना। तो इस समय में आप लोगों को याद रखना, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमेशा याद रखना है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन क्या होता है? सेपरेट होता है। तो आपको एज्यूम कर लेना है कि मालिक जो होता है वो अलग होता है और जो बिजनेस होता है अलग होता है। बिजनेस के लिए मालिक का जो कैपिटल होता है वो होता है लायबिलिटी। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो अभी एक पार्टनर, सपोज पकड़ लीजिए मैं ही हूं पार्टनर, तो मैंने क्या किया, बिजनेस से फर्नीचर लेके चला गया। तो मैं अगर फर्नीचर लेके चला जाऊंगा क्या फ्री से मिलेगा मेरे को? क्या मेरा जो दूसरा पार्टनर वो लोग मेरे को फ्री में लेके जाने देगा क्या? या सपोज पकड़ लीजिए बिजनेस में मोबाइल, वो भी तो एक एसेट है। अगर मैं इस मोबाइल को लेके जाऊं, वो क्या मेरे को फ्री में अलाउ करेगा? नहीं करेगा ना। तो जब मैं बिजनेस से कोई एसेट लेके जाऊंगा, इट मींस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब कोई पार्टनर बिजनेस से कोई एसेट लेके जाता है, उसका कैपिटल, आप लोगों को याद रखना, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन जब पार्टनर एसेट लेके चला जाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल का बैलेंस घटेगा। ठीक है, देखिए डेबिट क्यों होगा? डेबिट होने का रीजन नहीं है बिकॉज पार्टनर का कैपिटल घट जाएगा। जब मैं बिजनेस से एसेट लेके जाऊंगा ना, वो एसेट का भी तो वैल्यू होता है भाई। अब सपोज पकड़ लीजिए मोबाइल का वैल्यू है 5000, तो मैं जब 5000 का एसेट बिजनेस से लेके जाऊंगा, उसी वक्त जो दूसरा पार्टनर लोग है वो लोग क्या करेगा, या जो अकाउंटेंट है पार्टनरशिप फर्म का, वो करेगा क्या, मेरा कैपिटल से 5000 रुपीज डेबिट कर देगा, घटा देगा। बिकॉज मैं एसेट लेके जा रहा हूँ ना भाई, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, वही तो बिजनेस होता है। तो इसीलिए कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद और भी डिफरेंस था, मैं उसको बाद में दिखाऊंगा। या डिवोल्यूशन, आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? देखिए, जब पार्टनरशिप फॉर्म का बात कहा जाए, आप लोगों को क्या याद रखना है, यहाँ पे पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप होता है वो टूटता नहीं है। देखिए, जब कोई नया पार्टनर आता है, बिजनेस पहले से चल रहा था, नया एडिशन हो गया, उसमें बिजनेस बंद नहीं हुआ, देन रिटायरमेंट का टाइम कोई निकल जाएगा बिजनेस, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होगा। एंड डेथ का टाइम कोई मर जाएगा, लेकिन बिजनेस नहीं बंद होता। इसका मतलब देयर इज अ चेंज इन व्हाट? पार्टनरशिप रिलेशनशिप। पार्टनरशिप रिलेशनशिप में क्या होता है? चेंज होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप रिलेशनशिप। ठीक है, जब भी मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, क्या पार्टनर्स का रिलेशनशिप में चेंज होता है, मतलब कोई पार्टनर जाके ऐड होता है, कोई निकल जाता है, या कोई मर जाता है, तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है उसमें चेंज होता है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कहेंगे तो आपको याद रखना है कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पार्टनरशिप रिलेशनशिप। पार्टनरशिप जिस बेसिस में बैठता है, मतलब बनता है, उसका जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, उसको क्या कहा जाता है? आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या होगा, मतलब किसी के बीच में, देखिए एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सपोज ए और एंड बी बिजनेस कर रहा था, ठीक है, या सी मिलके बिजनेस कर रहा था, एक नया पार्टनर ज्वाइन करता है, तो इन लोगों का रिलेशनशिप क्या हुआ? चेंज हुआ कि नहीं? ठीक है, या देखिए 4 बिजनेस कर रहे थे, इसमें से अभी निकल गया 2,
सपोज कौन सा निकल गया, सी निकल गया, तो ए बी एंड कौन सा रह गया, डी रह गया ना। तो रिलेशनशिप का क्या होता है, चेन, यहाँ पे चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिलेशनशिप था, देखिए पहले रिलेशनशिप था ए बी सी, पकड़ लीजिए, लेकिन जब बिजनेस को बंद करेंगे हम लोग तब क्या होगा, पूरा रिलेशनशिप कैंसिल हो जाएगा, एक के बीच में भी कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ गया? पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है रिलेशनशिप रहता है, और यहाँ पे रिलेशनशिप एकदम ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फिर से आगे हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ए रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के बाद क्या आ गया है आपने, तो फिर से वही रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट कहाँ पे बनाया जाता है, आप लोगों को पता है, दैट इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जब भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बात, देखिए वीडियो लंबा होने वाला है, बिकॉज मैं आप लोगों को टोटल जिन्होंने अब तक अकाउंट्स का एक भी क्लास नहीं किया, या जिसको अकाउंट्स का एचएस सेकेंड ईयर में कुछ भी समझ नहीं आया, उन लोगों के लिए टोटल कॉन्सेप्ट में लेके आने वाला हो या देने वाला हो इस वीडियो के थ्रू, जितना मेरे से हो सके। तो काइंडली आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अदरवाइज बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का छूट जाएगा। तो देखिए अभी क्या है, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश बेसिस ऑफ अकाउंट। तो आप लोगों को याद करना है, अकाउंट्स बनाने का दो बेसिस होता है, बेसिकली दो बेसिस, और भी बेसिस होता है। ठीक है, अकाउंट्स का बेसिस क्या होता है, देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंट। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग का दो बेसिस होता है, एक होता है एक्रूअल बेसिस, आरयूएल एक्रूअल बेसिस, एक होता है आपका कैश बेसिस। ठीक है, बेसिकली हम लोग इन दोनों बेसिस में ही क्या करते हैं, अकाउंट्स को बनाते हैं, और इन्हीं में से एक बेसिस यहाँ पे फॉलो किया गया है। ये जो दो बेसिस है, एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस, सॉरी कैश बेसिस, कैश बेसिस, इन दोनों में से एक बेसिस फॉलो किया जाता है। तो जब रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट का बाद आता है तो आप लोगों को याद रखना है ये कौन सा बेसिस में फॉलो किया जाता है, बनाया जाता है, दैट इज कैश बेसिस में बनाया जाता है। रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस में। बिजनेस में अगर कैश आए तो लिखेंगे, बिजनेस से अगर कैश गया तो लिखेंगे, और बाद बाकी कुछ भी आइटम नहीं लिखते, मतलब आउटस्टैंडिंग आइटम रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में नहीं आता। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, उधार, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसा कुछ भी आइटम नहीं आता रिसिप्शन पेमेंट। और आप लोगों को याद रखना है ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट रेप्लिका होता है। किसका रेप्लिका होता है, कैश बुक के साथ। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट कैश बुक के साथ रेप्लिका होता है। जैसे फर्स्ट टाइम आप लोगों ने बनाया था कैश बुक, तो सेम जैसे कैश बुक बनाते हैं, कैश आने से लिखते थे, कैश जाने से लिखते थे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कैश आने से लिखेंगे, कैश जाने से लिखेंगे, कोई उधार बाकी इधर में नहीं हो। क्लियर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये सब कुछ भी आइटम नहीं है। तो कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, पैसा आए तो लिखो, पैसा गए तो लिखो। नाउ ये तो हो गया इसका आंसर। नाउ व्हाट इज एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, ये एक्रूअल बेसिस में एक्चुअली क्या होता है, कैश के साथ आउटस्टैंडिंग भी आइटम भी लिखा जाता है। तो मतलब जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था ना हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से अकाउंट में बेसिस में बनाया जाता है, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका एक्रूअल बेसिस में बनाया जाता है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बाकी का आइटम भी हम लोग क्या करते हैं, रेंट लाते हैं। तो जब हम लोग उधार का आइटम अकाउंट्स में लाते हैं वो हो जाता है एक्रूअल बेसिस, और जहां पे सिर्फ क्या आता है, कैश वाला आइटम ही आता है, वो होता है कैश बेसिस। तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट कौन सा बेसिस में बनाया जाता है, आपका कैश बेसिस। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले जाते हैं। गुड गुड, चलो थोड़ा पॉज कीजिए,
चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डैश इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अरे भाई एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी कौन सा होता है? देखिए हम लोग की भी क्या करते हैं, कभी कभी काम जो नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल काम करने के बाद भी हम लोग बोलते हैं ना कहीं से अगर एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो भाई अच्छा हो जाता। तो बिजनेस चलता है, बिजनेस का एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स क्या होता है? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। बिजनेस कैसा एक्स्ट्रा अर्न करता है? कोई उपाय है क्या? जुआ खेलेगा, लॉटरी लगाएगा, एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स होता है क्या वो? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी वो भी एक एक्स्ट्रा अर्निंग का कैपेसिटी होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग का कैपेसिटी का अगर बात बोला जाए तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एग्जांपल से आप लोग समझ लीजिएगा और यहाँ पे आंसर क्या बैठना चाहिए। आपके पास एप्पल ब्रांड का मोबाइल है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे सैमसंग का मोबाइल है। नाउ ब्रांड, ठीक है, दो ब्रांड है, एप्पल ब्रांड एंड सैमसंग ब्रांड। नाउ देखिए बेसिकली सैमसंग ब्रांड का, एप्पल ब्रांड का मोबाइल क्या होता है? कॉस्टली होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, और सैमसंग ब्रांड का थोड़ा लो होता है। अभी सपोज पकड़ लीजिए एप्पल ब्रांड का मोबाइल का वैल्यू उन्होंने क्या किया, 20,000 से स्टार्ट कर दिया। बेसिकली तो आप लोगों को पता है ये 30 के ऊपर से चला जाता है वैल्यू, 30 या 35 के ऊपर चला जाता है। लेकिन अभी अगर एप्पल अपना मोबाइल का वैल्यू अराउंड 15 से स्टार्ट करे, 15,000 से स्टार्ट करे, और वहीं पे सैमसंग का मोबाइल अवेलेबल है मार्केट में 15,000 में सैमसंग का ब्रांड अवेलेबल है। अगर एप्पल ब्रांड यहाँ पे लॉन्च कर दे 15,000 में अपना मोबाइल और विथ द सेम फीचर्स दैट आर गिवन बाय सैमसंग ब्रांड, अभी आप बोलिए आप कहाँ पे जाओगे, कौन सा मोबाइल का ब्रांड खरीदेंगे? कौन सा? जोर से बोलो भाई, कौन सा मोबाइल खरीदोगे? बोलो कौन सा मोबाइल खरीदने वाले हो? एप्पल। ओहो देखो सभी एप्पल खरीदने वाला है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्यों सैमसंग नहीं खरीदोगे? क्यों तुम लोग एप्पल के पीछे जा रहे हो भाई, सैमसंग के पीछे नहीं जा रहे हो? द रीजन इज दैट एप्पल का गुडविल सैमसंग से बहुत ज्यादा है, हाई है, ठीक है। सैमसंग का गुडविल क्या है, सॉरी एप्पल का गुडविल क्या है, सैमसंग से बहुत ज्यादा है। दोनों ही तो मोबाइल कंपनी है, लेकिन जब एप्पल ने 15,000 का मोबाइल लॉन्च किया सभी क्या हो गया, सभी कस्टमर उधर चले गए ना, चिपक गए इसके साथ। तो गुडविल इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। अगर आपके पास गुडविल है तो आप लोग क्या करोगे, आपका कॉम्पिटिटर से ज्यादा गेन करोगे। जैसे देखिए एप्पल का कॉम्पिटिटर है कौन, सैमसंग, लेकिन गुडविल किसके पास ज्यादा है? तो जब एप्पल 15,000 का मोबाइल लॉन्च करेगा सभी कस्टमर किसके तरफ चला जाएगा, एप्पल की तरफ। तो एप्पल एक्स्ट्रा पैसा अर्न करेगा कि नहीं करेगा? So that is the thing, goodwill is the extra earning capacity of a firm or business. Okay? चलिए इसको भी समझा दिया मैंने। नेक्स्ट, that is next point, unrecorded assets when realized are credited to dash account। देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में बोला है, ये फिर से हम लोग कहाँ चलेंगे बोले तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में चलेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो मैंने कहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं भाई, रिकंसिलिएशन में हम लोग बनाते थे रिवोल्यूशन अकाउंट, डिसोल्यूशन में क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए उसका आंसर क्या बनेगा, मैंने डिफरेंस में दिखाया था ना तुम लोगों को, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। तो जब भी कोई रियलाइज का मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज का मतलब क्या होता है, ये रियलाइज का मतलब होता है एसेट को बेच देना, एसेट को बेच डालने का मतलब होता है रियलाइज का। तो आप लोगों को एक चीज याद रखना है, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस का जितना भी एसेट्स लायबिलिटीज है सबको बेच डालते हैं, एसेट को बेचेंगे और लायबिलिटी को पेड ऑफ कर देंगे, ठीक है। कब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। एंड
रिवोल्यूशन के टाइम में क्या होता है, सिर्फ उसको नया करके रिवोल्यूशन किया जाता है। जैसे अगर इसका वैल्यू बैलेंस शीट में 5000 था, जब मैंने रिवोल्यूशन किया इसका वैल्यू आ गया 4000+, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में होता है। एसेट को हम लोग बेचते नहीं, क्लियर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग सभी एसेट को बेच देते हैं और लायबिलिटी को पेड ऑफ करते हैं। लेकिन रिवोल्यूशन में क्या होता है, एसेट को बेचते नहीं, लायबिलिटी को भी पेड ऑफ नहीं करते। क्लियर, समझ में आ गया। तो 5 डिफरेंस मैंने बोल दिया। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को आप बेचोगे, ठीक है, तब वो कहां पे आ जाएगा, इज क्रेडिट टू द रिलेशन। क्लियर, मतलब क्रेडिट टू द रिलेशन अकाउंट क्यों होता है, इसका एक जनरल एंट्री होता है। जब आप एसेट को बेचोगे ना, तब का एंट्री होता है क्या आपका, कैश अकाउंट। देखिए, बेचने से पैसा आता है और रियलाइजेशन के समय आप लोगों को याद रखना है, रियलाइजेशन के समय बिजनेस का जितना एसेट्स और लायबिलिटीज होता है एक्सेप्ट कैश, बैंक, ठीक है, उसको छोड़ के जितना एसेट्स और लायबिलिटीज होता है और रिजर्व्स को छोड़ के, ठीक है, कुछ रिजर्व को छोड़ के हम लोग सबको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए जब हम लोग बेचेंगे एसेट को, ठीक है, तब एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन के थ्रू से पास करना होगा। रियलाइजेशन के अकाउंट के थ्रू से हम लोग एंट्री को पास करते हैं। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, टू रियलाइजेशन, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन रियलाइज्ड आर क्रेडिट टू रियलाइजेशन, बिकॉज एंट्री कहाँ पे जाके गिरेगा, रियलाइजेशन में जाके गिरेगा। ठीक है, डन, ये तो हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपका, एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, क्या निकालता है भाई, क्या खोल देता है आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा बेसिस में बनाया जाता है, एक्चुअल बेसिस में बनाया जाता है, पता ही है आपको, ठीक है। लेकिन ये क्या बताता है आपको, इसका रिजल्ट क्या होता है। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, तब आपको याद रखना, हम लोग को 2 चीज के बारे में पता चलता है, बिजनेस सरप्लस में चल रहा है या बिजनेस, एक्चुअली बिजनेस नहीं है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला ना, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस में चल रहा है कि डेफिसिट में चल रहा है, वो बताता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, जितना मैंने समझाया कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आप लोग अगर एक वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, जैसे सेकेंड ईयर के बुक के लिए जो मतलब सब्जेक्ट है, कंटेंट्स उसके बारे में। तो इसीलिए मैं कहूँगा आपको फिर से इस वीडियो को बार बार देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि उन लोगों को भी कुछ लर्न करने के लिए मिले। ठीक है, ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो पढ़ते नहीं है, ठीक है, और पढ़ने का मतलब उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है उतना, बुक के साथ लगा नहीं रह सकते, मतलब हमेशा स्टडी करके ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया आप लोगों के लिए स्पेशल। तो अगर अच्छा लगा होगा तो काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं अगर फिर से कोई वीडियो बनाऊँ कॉमर्स के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों कीप वॉचिंग माई वीडियोज। आज के लिए यहीं पे चलता हूँ, शब्बा खैर।